दिव्या ने गुस्से के साथ उसके सर पर एक चपत लगाते हुए घूर कर कहा, ज्यादा बकवास नहीं करने लगी तो आजकल। मैं तेरी ये पागलपन वाली प्यार वाली बीमारी को कभी नहीं पालने वाली समझी तो इसलिए बेवकूफी भरे ख्याल अपने दिम पास रख। उसकी बात को सुनकर रागिनी ने अपना सर सहलाते हुए मुंह बनाकर कहा, प्यार कोई पागलपन नहीं है। प्यार तो दीवानापन है, सुकून है और जुनून भी। किसी को पाने का जुनून, किसी को हद से चाहने का जुनून, उसके लिए कुछ भी कर जाने का जुनून, सिर्फ उसकी हो जाने का जुनून, एक सुकून। प्यार तो वो है जिसे होता है तो अच्छे से अच्छे को पागल कर देता है। फिर मैं किस खेत की मूली हूँ और देख लेना, जब तुझे होगा ना तब तुझे भी समझ आ जाएगा। उसके बाद सारी बातें सुनकर दिव्या भी एक पल के लिए चुप और शांत हो गई थी। उसे रागनी की कोई भी बात सही से समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, वैसे तो तू पूरी बेवकूफ़ है। तुझे पढ़ाई करने में भी मौत आती है, लेकिन ये प्यार शब्द पर तुझे इतनी रामायण कैसे याद है, हाँ? उसकी बात को सुनकर रागिनी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, अभी तुम बच्चे हो, तुम प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। प्यार कोई पढ़ाई या किताब नहीं है जिसे याद किया जाए। प्यार एक फीलिंग है जो दिल से आती है, और इसके आगे वह कुछ और समझती कि दिव्या ने उसके चेहरे को देखकर वह समझ गई कि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है, जिस वजह से उसने कहा, छोड़ो यार, तुम्हारी समझ नहीं आएगा। मुझे तो ये बताओ कि किस बात से तुम इतना हंस रही थी, जिस वजह से मैं भी थोड़ा हंस लूं। कहीं तो मेरे पर तो नहीं हंस रही थी ना? उसकी बात सुनकर दिव्या, जो कि काफी कंफ्यूज हो रही थी, उसने जल्दी से सारी चीजें अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया और फिर वापस से पलक की किसको याद करके वो मुस्कुराते हुए उसने रागनी से सारी बातें बता दी। जैसे ही रागनी ने सारी बातों को सुना तो उसकी आंखों भी बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने हैरानी के साथ खुशी से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? पलक भाभी ने भाई को किस किया? वहीं जैसे ही वहां खड़े सभी लोगों के कानों में उसकी कही हुई बात गई तो अचानक से वहां फैमिली के साथ साथ सभी नौकर की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। वहीं उसके चिल्लाने को देखकर दिव्या ने अपना मानो सर ही पीट लिया था। उसका मन हुआ कि वह रागनी की जैसे जान ही ले ले, उसे बताना ही नहीं चाहिए था। उसका मन कर रहा था कि वह जोर से खुद को ही थप्पड़ मार ले जो उसने एक मुंहफट लड़की को कुछ बताया था। वहीं सबको हैरान देखकर रागिनी को समझ आया कि आखिरकार उसने क्या गलती की है, तो वह सबको अपने दांत दिखाते हुए देखने लगी थी। साथ ही उसने अपना सर पीटते हुए गुस्से के साथ अपने मन में कहा, सही कहती है माँ, मैं सच में कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ। मुझे इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है यार। हे, मैं सच में पागल हूँ, बेवकूफ, गधी, कमकल। और वह खुद के ऊपर ही ऐसे गुस्सा करने लगी थी। उसकी तो पलक की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वहीं रागिनी के मुंह से यह बात को सुनकर तो पलक को भी अचानक से झटका लगा था कि सच में उसने उसे किस करते हुए देख लिया था, जिससे उसका अचानक से चेहरा और दिमाग दोनों ही शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वह अचानक से खुद को जमीन में खोद कर गाड़ ले। वह किसी से भी अपनी नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वह सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। वहीं काव्या के साथ साथ पूरी फैमिली भी समझ गई थी कि आखिरकार अविनाश के गाल इतने लाल क्यों हो रहे थे। बात को समझते ही सभी लोग मुस्कुराने लगे थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। वहीं अविनाश ने जल्दी से सब संभालने की कोशिश करते हुए अपनी माँ से कहा, माँ आप आरती करिए ना, यह हमें दरवाजे पर ही खड़ी रखने का इरादा है। कब से खड़े हैं, पैर भी दर्द करने लगे हैं अब तो। उसकी बात सुनकर काव्या ने जल्दी से मौके की नज़ाकत को समझते हुए कहा, हाँ हाँ, कल की वजह से सब थके हुए भी हैं। फिर उन्होंने उन दोनों की आरती की और फिर पलक की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, बच्चा अपने दाएं पैर से इस चावल के कलश को गिराकर अपने उसी पैर को घर के अंदर पहले रखते हुए प्रवेश करो। पहलक जो कि शर्मिंदगी से मरे जा रही थी, उसने अपनी नजर झुकाए हुए ही अपना सिर हाँ में हिलाया। उसे अविनाश पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह सब तो उसी की वजह से शुरू हुआ था। अगर वह उसे पहले नहीं छेड़ता तो पलक भी उसके साथ कुछ भी नहीं करती और ना ही ऐसा कुछ भी होता। इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन तो उसने कभी सोची भी नहीं थी कि पहले दिन ही उसे ससुराल में इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करना पड़ेगा। सही में उसका मन कर रहा था कि वह अविनाश का अपने हाथों से ही सर फोड़ दे, लेकिन अभी वह वहां पर चुपचाप रहने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी ना, इसलिए चुप थी।
अब वह कैसे सबके नजरें मिलाएगी, क्या सोच रहे होंगे, सब उसके बारे में यही सोच सोच कर उसे काफी ज्यादा बुरा और अजीब फील होने लगा था। वहीं उसे सोचते देख काव्या ने कहा, पलक बेटा आगे बढ़ो। जिस पर पलक ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं यह देखकर दिव्या को काफी ज्यादा बेकार लग रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं पलक ने काव्या के कहे अनुसार ही कलश को अपने दाएं पैर से अंदर की ओर गिराया और फिर उसी पैर को अंदर घर के अंदर रखते हुए गृह प्रवेश किया। और फिर काव्या ने उसे अपने पैरों को उस थाली के अंदर रखने के लिए कहा, जिस पर पलक ने वही किया। और फिर उसने अपने उन्हीं कदमों के साथ घर में अंदर प्रवेश किया। पलक अंदर कदम रखते हुए जैसे सब भूल गई थी और उसे अपने पैर देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं सभी लोग भी उसके कदमों को देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। वहीं दिव्या भी जल्दी से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी और फिर खुशी से आगे बढ़ते हुए नौकर के हाथ से फूलों का एक बुके लेते हुए पलक के हाथ में देते हुए, वेलकम भाभी। जिस पर पलक ने झिझकते हुए उसे ले लिया था। वहीं काव्या ने कहा उसके अंदर आने के बाद, पलक बेटा अभी तो ऊपर जाओ, ओके, और आराम करो, काफी थकी होगी ना, कल रात सोई भी नहीं हो ना, तो अभी जाकर बस आराम करो, बाकी सारी रस्में बाद में होंगी। यह कहते हुए उसने अविनाश की ओर इशारा किया, जिस पर अविनाश ने अपना सिर जल्दी में हाँ में हिला दिया। और फिर उसने जल्दी से पलक को अपनी गोद में लेते हुए कहा, फिर चलिए धर्म पत्नी जी। उसके अचानक से उसके गोद में लेने से पलक का चेहरा और भी ज्यादा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। और इतना ज्यादा शर्मिंदगी के कम थी, जो ये लड़का उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा करना चाहता था। उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल करते हुए बड़ी मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए थोड़े गुस्से के साथ कहा, आप क्या कर रही हैं, प्लीज नीचे उतारिए, सब देख रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे। उसकी बात सुनकर अविनाश कहाँ ही मानने वाला था। अविनाश ने उसके कहने पर उसे और ज्यादा कसकर पकड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा, जिस पर यह देखकर दिव्या और रागिनी ने सीटी बजा दी। वहीं सभी बड़े भी मुस्कुरा रहे थे। वहीं पलक बेचारी का बुरा हाल हो रहा था। जब वह दोनों अपने रूम में पहुंचे तो पलक अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूम में पड़ी, उसका शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। पूरे रूम में रेड कलर के हार से बलून को सजाया गया था। पूरे रूम में जमीन पर बलून बिखरे हुए थे। उसके साथ ही हर तरफ गुलाल की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, जिससे पूरा रूम जैसे गुलाब की खुशबू में भर गया था। और हल्की डिम लाइट के बीच कमरे में जलती हुई कैंडल्स ने पूरे माहौल को रोशन कर दिया था। बेड पर फूलों की मदद से एक सुंदर सा दिल बनाया गया था और उस पर फूलों से ही उनके नाम के पहले वर्ड्स को लिखा गया था। वह सब देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था, जिसे देखकर सभी का मुंह, उन दोनों का ही मुंह खुला का खुला रह गया था। वह बेड किंग साइज बेड था, जिस पर नाम काफी खूबसूरत लग रहे थे। यह देखकर पलक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन उस रूम को देखकर सबसे ज्यादा जो खुश हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि अविनाश था। वैसे तो वह काफी ज्यादा थका हुआ था, लेकिन रूम को देख जैसे उसमें एनर्जी सी आ गई थी। उसने जल्दी से कहा, आज तो हमारी सौगात है ना। लेकिन उसकी ये बात को सुनते ही पलक की जो हैरान हो गई थी ना, वह अचानक से अपने सेंस में वापस आई और उसका चेहरा गुस्से की वजह से काला पड़ गया था। और फिर उसने जल्दी से उसकी गोद से उतरते हुए सबसे पहले उसने जल्दी से दरवाजे को जाकर लॉक कर दिया था। और फिर गुस्से के साथ पीछे पलटते हुए अविनाश की तरफ गुस्से के साथ देखते हुए बोली, अविनाश के बच्चे, सुहागरात का तो नहीं पता, लेकिन आज तुम्हारी पिटाई तो मेरे हाथों से होने वाली है। सो इसके लिए तैयार हो जा। तुम्हारी वजह से मुझे आज इतनी ज्यादा इम्बेरसमेंट सिचुएशन को फेस करना पड़ा। तुम तो रुको, मैं अभी बताती हूँ। यह बोल वह गुस्से से जल्दी से अविनाश के पीटने के लिए वह पीछे भागी। वहीं उसकी बात को सुनकर और उसे ऐसे किसी जंगली बिल्ली की तरह बिहेव करते देखकर अविनाश जल्दी से बेड की तरफ भागते हुए, अरे मगर मुझे क्यों मार रही हो यार, मेरी गलती कहाँ थी, तुमने तो मुझे किस किया था यार, सब तुम्हारी गलती थी। ये बोलते हुए वह जल्दी से बेड पर चढ़ गया था। उसकी बात को सुनकर पलक को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से साथ ही बेड पर कूदते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मेरी गलती थी,
तुम बस मेरे हाथों में पकड़ में आ जाओ, फिर बताती हूँ मैं किसकी गलती थी, रुको तुम। और वह जल्दी से बेड पर चढ़ गई। लेकिन उसके चढ़ते ही अविनाश जल्दी से बेड से नीचे कूद गया। वह समझ गया आज उसकी खैर नहीं है, जिससे वह जल्दी से इधर से उधर देखने लगा कि कहाँ भागे। उसके नीचे उतरने के साथ साथ जल्दी से पलक भी नीचे कूद गई थी। यह देख अविनाश भी जल्दी से इधर से उधर भागने लगा था। आज पलक उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। पलक ने अविनाश ने इधर उधर देखते हुए कहा, देखो तुम सही नहीं कर रहे हो यार, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कौन कौन सी बंदी यार अपने हस्बैंड को मारती है? हाँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये किसी को पता चला तो सोचो क्या सोचेगा वो, हाँ, तुम्हारे बारे में, कि कैसी खतरनाक बीवी मिली है यार, अपने पति तक को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी बात को सुनकर पलक और भी ज्यादा गुस्से में साथ कहा, वह क्या सोचेगा और क्या नहीं ये तो मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन अभी तुम्हें जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। भूल जाओ, खुद को बचाने का ख्याल तो अपने दिमाग से ही निकाल दो। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। जिस पर अविनाश ने जल्दी से वहां पर रखे हुए सोफे के पीछे जाते हुए कहा, अरे पर रुको ना, मेरी माँ, तुमने क्या मुझे मारने के लिए शादी की थी? जिस पर पलक ने भी उसके पीछे जाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, तुम मार खाए बिना बात थोड़ी ना आओगे। अविनाश जैसे सोफे के कोने में पहुंच गया था। सच में उसकी तो जैसे रोने वाली हालत हो गई थी। उधर से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था, जिस वजह से पलक जल्दी से उसे पकड़ने के लिए भागी। लेकिन अविनाश जल्दी से छलांग लगाते हुए सोफे की दूसरी साइड कूद गया और फिर उसकी तरफ बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें चमक गईं। उसने पलक की तरफ देखा, जो कि गुस्से की तरफ उसकी तरफ ही भागते हुए आ रही थी, जिससे वह उसे पकड़ पाते हुए जल्दी से वॉशरूम के अंदर घुस गया और फिर जल्दी से दरवाजा लॉक करते बोला, सॉरी यार मेरी बीवी, बट थैंक गॉड कि मैं बच गया। कितनी खतरनाक हो यार तुम। वहीं वो उसके बाथरूम के अंदर जाते देख पलक ने गुस्से से दरवाजे को पीटते हुए, अविनाश अविनाश दरवाजा खोलो और बाहर आओ, तुम भाग नहीं सकते, हाँ, चुपचाप से बाहर आओ। जिस पर अविनाश ने अंदर से कहा, अरे ऐसी खतरनाक बीवी तुम्हें मारने के लिए आते हो, जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, समझे तुम? जिस पर पलक ने गुस्से के साथ कहा, तुम बाहर आ रहे हो या फिर नहीं? तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है ना, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, जल्दी से बाहर आओ, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जिस पर अविनाश ने हंसते हुए कहा, भूल जाओ बीबी तुम कि मैं अब बिल्कुल भी बाहर आने वाला हूँ। जिस पर पलक ने भी दरवाजे को गुस्से से घूरा और फिर जाकर बेड पर बैठते कहा, ओके फाइन, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक बाहर नहीं आते, लेकिन मैं तुम्हें आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। आखिरकार तुम कभी ना कभी तो बाहर आओगी ना, ऐसा तो है नहीं कि वॉशरूम के अंदर ही बैठे रहोगे। जिस पर अविनाश को उसकी कोई आवाज नहीं आई, जिससे पलक और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वह गुस्से से दरवाजे को घूरते हुए अपने मन में बोली, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक बाहर उसमें रहोगे, कभी तो कभी बाहर आओगी ना, लेकिन मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। और वह अपने हाथ फोल्ड करके दरवाजे को तेज आंखों से घूरने लगी थी, जैसे कि वह आंखें नहीं खंजर हो, और वह अपनी आंखों से ही दरवाजे को चीर देना चाहती हो। तभी उसके अंदर से अब वही सीन आ गया जब सभी लोग उसे देख रहे थे। यह सीन याद है कि उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और अपने पैरों को झटपटाते हुए बोली, अविनाश के बच्चे, आई हेट यू, बाहर आओ फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। तो क्या होगा आगे? क्या अविनाश बाहर आएगा? वही सारा अभिमन्यु के रूम में। अभिमन्यु सारा की बात करने की कोशिश कर रहा था। वह दोनों अपने कपड़े चेंज कर चुके थे और जब से अभिमन्यु रूम में आया था, सारा से बात करने के बहाने ढूंढ रहा था, लेकिन सारा उसे फुल्ली इग्नोर कर रही थी। वह ना तो उसकी तरफ एक नज़र देख रही थी और ना ही बातें करती थी। जैसे ही अभिमन्यु उसके पास आता, वह उससे पास होकर दूर पहुंच जाती और उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। देखकर अभिमन्यु का मन कर रहा था कि वह अपना सर दीवार में दे मारे, लेकिन खुद को गुस्से को कंट्रोल करते हुए वह सोफे के पास जाते हुए बोला, बहुत प्यारी लगती हो जब तुम गुस्से में होती हो यार, पर मेरी जान, अब मुस्कुरा भी दो और माफ कर दे मुझे। जिस पर उसने मन में कहा, हालांकि मुझे भी नहीं पता कि मेरी गलती क्या है, लेकिन गलती किसी की भी हो, सॉरी तो हमेशा मर्द को ही बोलना पड़ता है ना, तो मुझे ही मांगनी पड़ेगी ना माफी। और फिर मैं वापस से प्यार से बोला, तुमसे बहस करना मेरा मकसद नहीं था। सारा तुम्हारा हर बात मेरे लिए मायने रखती है, लेकिन वो बच्ची है यार, उसने जानबूझकर नहीं किया था, बस गलती से हो गया था। लेकिन सारा वहां से उठते हुए बेड पर जाकर फोन चलाने लगी। उसने एक नजर भी अभिमन्यु को नहीं देखा था। जिस पर अभिमन्यु बेड की तरफ जाते हुए बोला, तुमसे बात किए बिना एक मिनट भी चैन से नहीं रह जाता सकता, प्लीज अब रूठना बंद करो ना।
लेकिन सारा वहां से खड़ी होकर आईने के सामने जाकर खुद को संवारने लगी थी, जिस पर वहां पर जाकर बोल रहा, सारा सुनो ना, प्लीज माफ कर दो प्लीज। तुम्हें नाराज देखकर मेरा दिल बेचैन हो जाता है। तुम जो कहोगी वही करूंगा, बस मुझसे नाराज मत रहो यार। सारा बात करो ना मेरे से। ये कहते उसने अपने मन में कहा, अरे अब सुन भी लो, कितना भाव खाओगे यार। लेकिन सारा वहां से खड़ी होकर बालकनी की तरफ चलेगी, जिस पर अभिमन्यु ने भी अब उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा, सारा मुझसे इतना क्यों रूठ रही हो यार, मेरे से बात तो करो। अच्छा ठीक है, मैं रागनी को भी समझाऊंगा, उसे भी अच्छे से बात करूंगा, बोलूंगा कि वह अपनी बच्चे जैसी हरकतों को संभाल ले, सही से करे। सच में काफी स्ट्रिक्ट रहूंगा, लेकिन अब तो मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मुझसे बात किस बात की सलाह दे रही हो यार, मुझसे बात तो करो सारा। लेकिन सारा वहां से भी बिना बोले जाकर रूम में आकर वापस से बैठ गई, जिस पर अब अभिमन्यु का भी सब जवाब दे गया, जिस वजह से वह गुस्से से इरिटेट होकर गुस्से से चिल्लाते बोला, सारा मेरी बात सुनो, आखिर इतनी नखरे क्यों कर रही हो हाँ? आखिर किस बात की इतनी ज्यादा नाराजगी है हाँ? सारा जो कि सोफे से खड़ी होने वाली थी और उसने बिना किसी इमोशन के साथ अभिमन्यु की तरफ देखते कहा, क्या आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? और मेरे नखरे क्या तुम्हें बुरे लगने लगे हैं? अगर यही बात है तो ठीक है, मेरे पास मत आना, ठीक है। जैसे ही अभिमन्यु को एहसास हुआ उसने गुस्सा कर दिया है और वह जल्दी से माफी मांगते बोला, सॉरी 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 वो मैं। लेकिन इसके आगे वह कुछ बोलता, सारा ने गुस्से से कमरे के दरवाजे को खोला और उसके मुंह पर बंद करते हुए वहां से चली गई। वहीं यह देखकर अभिमन्यु ने अपना सिर पीट लिया था और उसने गुस्से से अपने मन में कहा, यार गलती किसी और की है और समेत सजा हमेशा मुझे क्यों हाँ? आखिर इतना गुस्सा और तकलीफ क्यों करती है ये लड़की? और फिर उसने गहरी सांस ली और फिर आईने में जाकर खुद को देखकर उंगली दिखाते हुए बोला, उसे डांटने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे तो? क्योंकि उसे जिद्दी बनाने में सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा ही है, तुम्हारी वजह से वो इतना जिद्दी है। लेकिन आई लव यू यार, आई लव यू, आई मिस यू। और फिर वह उदास हो गया और फिर सहारा के बिना एक सेकंड नहीं रह सकता था, जिससे वह फिर से उसे मनाने के लिए निकल पड़ा था। वहीं जब जब दिव्या रागनी के रूम में अंदर पहुंची तो उसने रागनी को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखा। वहीं रागनी तो पहले से ही खुद को छुपाने के लिए तैयार थी। वहीं दिव्या ने गुस्से के साथ कहा, रागनी की बच्ची, तू रुक कमीनी, रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, अभी तुझे क्या जरूरत थी इतनी जोर से चीखने की? हर बात बच्चों की तरह ही करना आता ना? उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर रागनी जल्दी से भागते हुए कहा, देख वहीं रुक जा, मेरे पास मत आई हो, और इसमें मेरी गलती नहीं थी यार, सॉरी ना यार, देखना सच बता रही हूँ, मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं रहा हुआ और कब मेरे मुंह से वो ऐसा निकल गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज मारना मत। जिस पर दिव्या अपने पैर को पटकते हुए अपने हाथों को फैलाकर बेड पर लेट गई और फिर छत के ऊपर देखते हुए बोली, यार सही में आज भाभी का पहला दिन था और हमने उन्हें पहले दिन ही इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट कर दिया। और फिर गुस्से से उठते हुए रागनी की तरफ दौड़ते बोली, सब देर करते हुए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिस पर रागनी जो कि गहरी सांस लेकर शांत हो गई थी, क्योंकि बुरा तो उसे भी लग रहा था। ये देखकर वह जल्दी से भागते बोली, यार तू शांत हो ना, आई एम सॉरी। और तुझे मुझे मार कर पता क्या मिलेगा हाँ? वो जो होना था वो तो होएगा ना। और समझती क्यों नहीं है यार, मेरी गलती नहीं थी। किस करने में प्रॉब्लम क्या है, सबने किस किया और सबको ही बुरा नहीं लगा होगा। उसकी बात को सुनकर दिव्या रुक गई और फिर गुस्से के साथ अपना सिर पीट लिया था। वह क्या ही करती इस पागल लड़की के साथ, जिससे वह गुस्से से वो अपने पैरों को बेड पर लेट कर मारते बोली, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, मैं क्या करूँ हाँ? जिस पर रागनी ने धीरे से उसके पास आई और बोली, वैसे तुझे पता है मैं चिल्ला क्यों गई थी? एक्चुअली ना मैं ना रोज सिद्धार्थ के सपने देखती हूँ, जिसमें मैं किस करने वाली होती हूँ, लेकिन कर ही नहीं पाती। सुबह होते हुए अपना सपना भी टूट जाता है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। लेकिन जब मैंने सुना कि भाभी ने भाई को किस किया तो मैं अचानक से सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरी तो ऐसी किस्मत है नहीं जो मुझे वह किस करे या फिर मैं उसे किस करूँ। लेकिन सच बता रही हूँ, मेरा इतना ज़्यादा मन करता है ना उसे देखकर, पूछो ही मत। लेकिन मैं उसे छू भी नहीं सकती, किस करना तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं मुझे वो कब मिलेगा। यह बोलते हुए उसका चेहरा उदास हो गया था।
लेकिन उसकी बात को सुनकर दिव्या के दिमाग में अचानक से वह सीन आ गया जब सिद्धार्थ ने अचानक से उसे पकड़कर जबरदस्ती ही किस कर लिया था। यह सीन याद आते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे अचानक से ऐसा फील हुआ जैसे वह उस किस को आज भी अपने होठों पर फील करती है। जैसे उसने अपनी एक उंगली को अपने होठों के ऊपर रख लिया और सिद्धार्थ की बातों के बारे में सोचने लगी थी। वहीं जब रागिनी ने देखा कि वह कुछ बोल नहीं रही है तो उसने दिव्या की तरफ देखा, और जब उसने दिव्या को कहीं खोए हुए देखा और अपने होठों को टच छूते देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, क्या तूने किसी को किस किया क्या? तू भी किसके बारे में सोच रही है? मुझे बता ना, तूने किसे किस किया है? लेकिन फिर खुद ही अपना सिर ना में हिलाते बोली, हो ही नहीं सकता। जो लड़की किसी लड़के को देखती तक नहीं है, प्यार का क्या खाक रह गई। और किस तो वो तो इम्पॉसिबल है, छोड़। बट अब मुझे तो काफी नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। यह बोलते हुए वह जल्दी से बेड पर लेट गई थी और उसे अचानक से नींद भी आ गई थी। लेकिन दिव्या के दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था। उसने अपने होठों पर हाथ रखते हुए अपने आप से कहा, हाँ किया है, बट मैंने नहीं, किसी और ने। मेरा पहला किस, क्या मुझे वो अच्छा लगा था? ये बोलते हुए उसने अपने आप से अजीब सा फील होने लगा। वह अचानक से अपने सेंस में वापस आई और उसने बेड से खड़े होते हुए अपना सिर झटकते हुए कहा, सोचना भी नहीं, नो नेवर, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली, कभी भी नहीं। तुम्हें इसके बारे में सोचना भी गुनाह है। नो वे, तुम उसके बारे में नहीं सोच सकती। उस कमीने प्ले बॉय के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसकी नज़र सोई हुई रागिनी के ऊपर गई। उसे देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और फिर उसने गुस्से के साथ कहा, आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, ना ही सोचूंगी। यह बोलते हुए उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और वह वहीं पर खड़ी हुई और फिर जल्दी से रागिनी के साथ बेड पर कूद गई और फिर उसे कसकर पीछे से हक करते हुए सो गई। वहीं बाथरूम के अंदर अविनाश 2 घंटे से बैठा हुआ था। अब तो जैसे उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी, जैसे उसकी आंखें बंद होने वाली थी और उसे बाहर से भी कोई आवाज नहीं आने वाली थी, जिस वजह से उसने अपनी आंखों को सही से खोला और फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर दरवाजे की तरफ गया और फिर उसने धीरे से दरवाजे को खोला तो उसकी आंखें अचानक से चमकने लगी थी, क्योंकि पलक बेड पर बैठे ही न जाने कब जहाँ बेड पर जाकर सो चुकी थी। यह देखकर उसे खुद भी नहीं पता चला था। यह देखकर अविनाश अचानक से खुश हो गया था और फिर वह जल्दी से उसके पास आया और उसे सही से सुला दिया। उसने देखा कि पलक कुछ बड़बड़ा रही थी, आई विल किल यू, आई विल किल यू। जब अविनाश ने सुना कि वह क्या बोल रही है तो उसने प्यार से कहा, मेरी प्यारी बेबी, आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू। और फिर वह पलक को देखते देखते खुद भी बेड पर सो गया। उसे पता भी नहीं चला था कि वह कब सो गया था। शाम का वक्त हॉस्पिटल के अंदर खिचड़ी खाने के बाद सृष्टि को फिर से नींद आ गई थी। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि ऋषि सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा है। उसने शायद ही आराम किया था और लगातार काम में लगा हुआ था। सृष्टि को उसे इस तरह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि वह उसे किसी भी तरह से परेशान करे। उसने धीरे से बिस्तर पर बैठने की कोशिश की और पैर नीचे रखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पैर रखा अचानक दर्द से तड़प उठी। जैसे ही ऋषि ने देखा कि सृष्टि बेड से उठने की कोशिश कर रही है उसने तुरंत अपना लैपटॉप साइड रखा और तेजी से उसकी ओर भागते बोला, सृष्टि, आर यू मैड, वट आर यू डूइंग? मैंने कहा था ना, जो भी चाहिए मुझे बोलो, खुद को तकलीफ मत दो। जिस पर सृष्टि ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, बस वो मुझे मुझे वॉशरूम तक छोड़ दोगे? यह सुनते ही ऋषि ने उसे बड़े ही प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम के दरवाजे की तरफ ले गया। उसने सृष्टि को अंदर छोड़कर दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब सृष्टि ने दरवाज़ा खटखटाया तो ऋषि फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगा। जैसे हुए उसे बेड पर लिटाने वाला था, सृष्टि ने अचानक कहा, मुझे दादी को देखना है, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? ऋषि ने एक पल के लिए सृष्टि की ओर देखा और फिर बिना उसे नीचे उतारे दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वे वहां पहुंचे तो नर्स ने सृष्टि को शादी के जोड़े में देखकर अंदाजा लगा लिया था कि उसकी शादी हो चुकी है। सृष्टि ने नर्स से पूछा, अब मेरी दादी कैसी है? उसकी बात सुनकर नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है और वह जल्दी से होश आ जाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। यह सुनते ही सृष्टि के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। उसने ने ऋषि को खुशी से देखा। उसकी मुस्कान देखकर
ऋषि ने उसके चेहरे पर भी एक सुकून के भाव आ गए थे। सृष्टि फिर से दादी के देखने लगी थी। तभी ऋषि ने धीरे से कहा, दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद भी ठीक होना होगा। चलो पहले डिनर कर लो, फिर आराम करना। जिस पर सृष्टि ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। ऋषि ने उसे अपने वापस से वार्ड में लेकर लाकर धीरे से बेड पर लिटा दिया और फिर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल करके डिनर लाने का ऑर्डर दिया। उसके बाद ऋषि ने सृष्टि की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? जिस पर सृष्टि ने थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर बच्चे जैसी मासूमियत के साथ बोली, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन है? मुझे बोरियत हो रही है। मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया है, सच में। इसके आगे वह कुछ और बोलती या सोचती उससे पहले ही ऋषि ने अपने ब्लेजर की जेब से हाथ डाला और फिर वहां से एक फ़ोन निकाल कर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह फ़ोन उस पार्क में मिला था जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे ये बात जाननी थी, एक बात बताओ, तुमने मुझे बुलाया क्यों था? सृष्टि जोगी फोन देखकर ही खुश हो गई थी। उसे लेने के लिए हाथ बढ़ा ही रही थी कि अचानक से उसके हाथ बीच रास्ते में ही रुक गए थे और उसने ऋषि की ओर देखा जो उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। उसकी नजरों को देख सृष्टि अपने हाथ मसलने लगी। अब उसे क्या ही बताए कि उसने उसे शादी के लिए ही बनाया था। जब ऋषि ने देखा कि वह सोच में डूबी हुई है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और उसने शक करते पूछा, कुछ पूछ रहा हूं मैं, कहाँ खोई हुई हो? उसकी बात को सुनकर सृष्टि ने जल्दी से होश में आते हुए कहा, हाँ वो। फिर उसने इधर उधर देखते हुए थोड़ी सी झिझकते हुए कहा, मुझे वो मैंने तुम्हें शादी के लिए बुलाया था क्योंकि तुमने मुझे प्रपोज किया था और उस वक्त मुझे तुमसे बेहतर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दिया जो मेरी मदद कर सके, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। यह कहते हुए सृष्टि के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वह अपने होठों को काटते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दो। यह कहते उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसका मन कर रहा था कि जैसे वह खुद को ही जमीन में छुपा लेना चाहती हो। ऋषि उसकी बात सुनकर पहले तो उसे सीरियस होकर देखता रहा और फिर अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वह खुद को मुस्कुराए बिना रोक ही नहीं पाया था। फिर वह चुपके से सृष्टि के कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुमने बिल्कुल सही किया, तुम मेरा फायदा उठा सकती हो, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारा हस्बैंड। इस वजह से मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। आई एम योर प्रॉपर्टी एंड यू कैन डू एनीथिंग विद इट। मिसेस सृष्टि ओब्रॉय, उसने लास्ट के शब्दों को थोड़ा खींचते हुए कहा था। वह सृष्टि के काफी ज्यादा करीब था, जिस वजह से वह उसकी सांसों को भी अपने कान के पास महसूस कर पा रही थी, जिस वजह से उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। उसने जल्दी से अपनी आंखों को खोल दिया। उसने जैसे ही अपनी आंखों के खोला तो वह हड़बड़ा गई और उसी उसके इतने पास था कि अगर वह 1 इंच भी हिलती तो उसके होंठ मानो ऋषि के होंठों से टकरा जाते। उसकी आंखें बेहद ही खूबसूरत थीं और उसकी आंखों में झांक कर उसकी आंखें फड़ने की कोशिश कर रही थी। सुनिए, मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं अब तभी आगे लिखूंगी जब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। जैसे ही होंगे आपको आपके पार्ट 3 आगे मिल जाएंगे, उससे पहले एक भी नहीं। सो चॉइस इज योर्स। वैसे सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, ओके। वही ऋषि की कही हुई बातों को सुनकर सृष्टि का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसकी नजरें ऋषि की आंखों से हट ही नहीं रही थी, जिसमें एक असीम प्यार साफ झलक रहा था। सृष्टि को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान सच में इतने गहरे प्यार से किसी को देख कैसे सकता है। तभी ऋषि ने मुस्कुराते कहा, हैंडसम होना। उसकी कही हुई बात से सृष्टि जो उसमें खोई हुई थी, उसने जल्दी से चौंकते हुए ऋषि को धक्का दिया, जिससे बेचारा ऋषि पीछे गिरते गिरते बचा था। जब सृष्टि ने एकदम से अपनी सोच से बाहर आकर इधर उधर देखा और उसकी नजर जब ऋषि पर गई तो अचानक से हैरान हो गई और उसने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, I'm सॉरी, मैंने ये सब जानबूझ कर नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। जिस पर ऋषि ने अपनी आंखें तीखी करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता, क्या पता तुम सच में मुझे धक्का देकर मारना चाहती हो। जिस पर सृष्टि ने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहा, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है जो मैं तुम्हें मारना चाहूंगी। कुछ भी बोल रहे हो तुम, हाँ? उसकी बात को सुनकर ऋषि ने
सोचते हुए कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। क्या मैं हैंडसम हूं ना? जिस पर सृष्टि ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, अपना दिमाग का जाकर इलाज कराओ, कुछ भी बकवास चीजें बोल रहे हो। मैंने कब कहा कुछ, हाँ? और वह ऐसे देखने लगी जैसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। जिस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने तो नहीं, लेकिन तुम्हारी ही आंखें जो मुझसे हटने का नाम नहीं ले रही थी। सृष्टि ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, देखो, तुम ना जाकर अपना काम करो और मुझे मेरा फोन दो। उसने जल्दी से अपने हाथ से फोन को छीन लिया और स्क्रीन की ओर देखने लगी। हालांकि वह एक बार भी ऋषि को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। डर था कि वो फिर से कोई शरारत न कर बैठे। लेकिन ऋषि उसकी घबराहट देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर धीरे से उसके बालों को थपथपा दिया। ऋषि की इस हरकत से सृष्टि के मुंह जैसे खुला का खुला रह गया था और वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। उसकी नजरें वापस से उसकी ओर हो गई थी और उसे ऋषि का यूं बालों को छूना बहुत अच्छी लगने लगा था। पर वह खुद को काबू पाते हुए वापस से फोन की स्क्रीन पर ध्यान देने लगी। वह कंपनी की खबरें पढ़ रही थी जब अचानक उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ऋषि हैरानी से उसने ऋषि की ओर देखा और उसकी तरफ अपना फोन करते हुए कहा, ये क्या? क्या ये तुमने किया है? जब ऋषि ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। उसने अनजान बनते हुए कहा, मैंने क्या किया? हाँ, मुझे नहीं पता। जिस पर सृष्टि ने फोन की स्क्रीन उसकी ओर दिखाते हुए कहा, ये देखो, आदित्य की कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरते जा रहे हैं। पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। उसने ड्रग स्मगलिंग, गैम्बलिंग और लड़कियों की तस्करी में भी हाथ डाला है, जिससे पुलिस उसके पीछे पड़ी है। जिस पर ऋषि ने ध्यान से फोन की स्क्रीन पर देखा, जहां न्यूज एंकर जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी, आज की ब्रेकिंग न्यूज, मेहरा फैमिली कगार मतलब बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है और उसका एक साम्राज्य गिरने की कगार पर है। मुंबई पुलिस अब इस खानदान के इलीगल धंधों की तहकीकात कर रही है। रातों रात मेहरा खानदान रोड पर आ गया है। उस न्यूज को पढ़कर ऋषि के चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन आ गए थे, जैसे उसे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। उसने हैरानी से कहा, ये सब कैसे हुआ? जिस पर सृष्टि ने उसे घूरते हुए कहा, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सब कैसे हुआ? जिस पर ऋषि ने अपनी आंखें छोटी करते कहा, व्हाट यू मीन कि कैसे हुआ? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, हाँ, और ना ही मुझे इस बारे में कुछ भी पता है। मैंने तो ये न्यूज़ देखी भी नहीं है। ये उसकी बात सुनकर सृष्टि उलझन में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऋषि सच भी बोल रहा है या फिर नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बाकी कुछ भी नहीं पता था। सृष्टि के मन में हल्का सा संदेह था, मगर उसने खुद को संभाल लिया और न्यूज पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोशिश करने लगी थी। फिर उसने देखकर मुस्कुराते कहा, आखिर बुरे कर्मों की सजा तो बुरी ही होती है। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। हालांकि उसे खुशी तो हो रही थी, बट अचानक से ये सब होना उसे हैरान भी कर रहा था। जिससे उसने वापस से ऋषि को चुपके से देखा, लेकिन वह अपने काम में लग गया था, जैसे वह पूरी तरीके से निर्दोष हो। सृष्टि ने अपने संदेह को कुछ देर के लिए किनारे रखा और वापस से खबरें पढ़ने लगी थी। इसी बीच ऋषि ने एक निगाह सृष्टि पर डाली, बट जब उसे लगा कि सृष्टि ने उसकी बात पर यकीन कर चुकी है, तो उसने अपने फोन पर चुपके से एक मैसेज भेजा। उसके चेहरे के भाव पूरी तरीके से बदल गए थे और उसने कुछ हुआ ही ना हो और वह वापस से अपने काम में लग गया था। 30 मिनट बाद ऋषि का असिस्टेंट डिनर लेकर आया। डिनर देखते ही सृष्टि अचानक से खुश हो गई थी। उसे सच में काफी जोरों की भूख लग रही थी। वहीं ऋषि उसके पास खाना लेकर आया। जब ऋषि ने उसे इस तरीके से खुश होते थे हुए देखा, तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। और फिर उसने उसके सामने जाकर बॉक्स को खोल दिया। सृष्टि, जो कि अब खाने के लिए काफी बेसब्र हुए जा रही थी, जब उसने अंदर रखे हुए खाने को देखा तो उसकी तो जैसे अचानक से भूख ही मर गई थी। उसने जल्दी से दलिया के बाउल को दूर करते हुए गुस्से के साथ कहा, तुम ना, सुबह खिचड़ी और अभी दलिया, सीरियसली मुझे नहीं खाना। ये बोल उसने जल्दी से दलिया को इग्नोर किया और उसने फोन में देखने लगी थी। और उसने अपना मुंह फुलाए देखकर ऋषि के चेहरे पर मुस्कान बड़ी हो गई थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपाते हुए खाने का बॉक्स उसके सामने रखते हुए शांत लहजे में कहा, चुपचाप से खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी ना, इसलिए बहाने मत बनाओ। उसकी बात को सुनकर सृष्टि ने नाक से घोरते हुए जवाब दिया, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना दलिया।
ये कौन खाता है हाँ? जिस पर ऋषि ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, सच में तुम नहीं खाओगी? जिस पर सृष्टि ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल भी नहीं। यह देखकर ऋषि ने कहा, जो लोग बीमार होते ना और जिनकी हालत तुम्हारी जैसी खराब होती है, उन्हें ज्यादा नखरे नहीं करे बगैर खाना खा लेना चाहिए, समझे ना तुम? जिस पर सृष्टि ने आंखें घुमाई और गुस्से के साथ कहा, तुम हर बार मुझे धमकी नहीं दे सकते। तुम समझ नहीं रहे हो क्या मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है क्या? हाँ, इसलिए मुझे कुछ और चाहिए, पिज्जा, बर्गर, कुछ अच्छा, मोमोज ले आओ या फिर पूरी सब्जी, बट दलिया और खिचड़ी मेरे से दूर कर दो। जिस पर ऋषि ने उसकी बात को अनसुना करते हुए थोड़ा जोर देकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप से दलिया खाओ, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिस पर सृष्टि के दिमाग में सुबह वाली बात याद आई। उसका मन हुआ वह उस दलिया उसके मुंह पर फेंक दे, लेकिन उसने असहाय होकर उसे देखा और फिर धीरे से बताई, तुम्हारे साथ रहना ही सजा है मेरे लिए, सच में। फिर वह धीरे धीरे से चम्मच उठाकर बेमन से दलिया खाने लगी। जिस पर ऋषि ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड गर्ल, इसी तरह अच्छी बच्ची की तरह पहले ही बात मान लिया करो। जिस पर सृष्टि ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ये शर्म से था या फिर गुस्से की वजह से। उसने अपने मन में कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ यार, फिर ऐसे ट्रीट क्यों करता है ये मुझे? लेकिन वह मुंह बनाते हुए दलिया खाने लगी थी। वहीं उसके सामने बैठा ऋषि उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर वह भी खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन के अंदर अभी तक शाम के 7 बज रहे थे। तभी पलक ने हल्के से आंखें खोली और उसने अंगड़ाई लेते हुए अपना सर दूसरी तरफ किया तो उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा है। ये एहसास होते ही उसकी नजर अविनाश के हैंडसम से चेहरे पर गई। जैसे ही उसने अविनाश को देखा तो जैसे वह उसके चेहरे को देखती रह गई थी। अविनाश सच में सोते हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। डिम लाइट जैसे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसके चेहरे पर मासूमियत भरे एक्सप्रेशन थे। वह उसके चेहरे को देखते हुए हल्का सा सुकून महसूस कर सकती थी। और फिर जैसे सब कुछ भूल चुकी थी, उसे याद ही नहीं था कि सुबह किस तरह से वह गुस्से में थी। लेकिन तभी अचानक से जैसे उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गई। उसका चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हिलने लगी, अचानक से अविनाश ने नींद में ही उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे करीब खींचते बोला, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी लवली वाइफ? उसके मुंह से ये सुन पलक एक पल के लिए मानो सन्न रह गई थी, लेकिन फिर उसका गुस्सा फिर से उभरने लगा था। उसने जल्दी से अविनाश की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ क्या? हाँ, दिन भर वॉशरूम में छिपकर बैठे रहे और अब ऐसे मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? अविनाश से नींद में ही मुस्कुराते हुए उसे और करीब खींच लिया और फिर उसके कान के करीब जाकर उसे चूमते हुए कहा, ओह, तो तुम अब भी गुस्से में हो? ठीक है, पहले एक किस दो, फिर जो चाहे वो कर लेना। मुझे मारना चाहो तो मार भी लेना, लेकिन प्लीज पहले एक किस दो। यह सुनकर पलक के कान लाल हो गए थे। पलक जो कि उसके कान पर किस करने की वजह पूरी तरीके से हैरान थी। अचानक से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। साथ ही उसका चेहरा भी लाल हो गया था, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं बल्कि शर्म से। लेकिन गुस्से का याद आते ही उसने अविनाश को झटकने की कोशिश करते हुए बोली, तुम सच में इतना सब होने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किस करूंगी? कतई नहीं। अपनी मीठी मीठी बातें ना अपने पास ही रखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। जिस पर अविनाश ने फिर से अपनी आंखें बंद किए, कसमत खाते हुए, बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन तुमने ये तो एक्सेप्ट किया ना कि तुम्हें मेरी बातें बड़ी प्यारी लग रही हैं और मुझे तुम्हें मनाने की कोई जल्दी भी नहीं है। अभी तो पूरी रात पड़ी है, बस तुम देखते जाओ मैं तुम्हारा गुस्सा कैसे खत्म करता हूँ। उसकी बात को सुनकर पलक की आंखें बड़ी हो गई। क्या हुआ है? उसे पूरी रात ऐसे ही परेशान करने वाला था? अचानक से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और फिर उसका चेहरा लाल होने लगा था। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया और वह इतनी आसानी से उसे छोड़ नहीं सकती थी। जैसे उसने अपनी नाराजगी के साथ देखा और फिर उसे गुस्से से धक्का देते दूर करते बोले, चुपचाप से मेरे से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा सही में बुरा हाल कर दूंगी। और उसके धीरे से गुस्से से बिस्तर से उठने लगी। लेकिन अविनाश ने तेजी से दिखाते हुए उसे फिर से खींच लिया और इस बार वह पूरी तरीके से जाग चुका था। उसने दोनों को हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। अविनाश, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या तुम सच में पीटना चाहते हो? पलक ने उसकी शरारत भरी नजरों को देखकर चिढ़ते हुए कहा।
उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अविनाश की नजरें तो उसके होठों पर थीं। उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान खेल रही थी। ये देखकर पलक की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी से घबराते हुए कहा, अविनाश, सोचना ही मत, वरना मैं सही में। इसके आगे वह कुछ और बोलती, इससे पहले ही अविनाश ने जल्दी से उसके होठों पर अपने होठों को रखते हुए उसके मुंह को बंद कर दिया। यह देखते ही पलक की आंखें अचानक से चौड़ी हो गई और जैसे वक्त मानो थम सा गया था। जिस तरीके से अविनाश ने उसे पकड़ रखा था, उसके हाथों की गर्मी जैसे उसके पूरे शरीर में बढ़ती जा रही थी। वह जैसे उसके किस करने के अंदाज में खोसी गई थी, लेकिन उसने फिर भी उसे दूर करने की कोशिश की, जिस पर अविनाश ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ को और ज़्यादा पकड़ कस कर लिया था और उसके होठों को और भी ज़्यादा पैशनेलिटी होकर डीपली किस करने लगा था। वह उसे इस तरीके से प्यार और डीप तरीके से किस कर रहा था कि पलक ने जैसे खुद को छुड़ाना भी बंद कर दिया था। कब उसके होंठ उसकी किस में साथ देने लगे थे, उसे भी पता नहीं चला था। अविनाश के हाथों की गर्मी, उसके होठों की गर्मी, नरमी और पलक को जैसे अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। वह जैसे उसके किस से खोदी जा रही थी। इसी एहसास ने उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज कर दी थी। उसने धीरे धीरे से उसे किस करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उस पल को जैसे महसूस करने लगी थी। उसे ये एहसास अविनाश को हुआ। उसने अपने एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और उसकी चुन्नी को खींचते हुए उसे पलट दिया और उसकी चुन्नी फेंक दी। और वे पलक के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके चेहरे का उसके बालों को साइड कर दिया और उसे उसके होठों को रस चूसने लगा था। जैसे जैसे वह उसे अपने काबू में नहीं कर पा रहा था, उसके दोनों हाथ पलक के शरीर पर किसी चींटी की तरह रेंग रहे थे। पलक भी जैसे अब उसके अंदर डूबना चाहती थी। दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये स्टोरी? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वहीं डाइनिंग टेबल पर सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। सारा और अभिमन्यु भी नाश्ते बीच नाराजगी अभी भी बरकरार थी और खत्म नहीं हुई थी। माहौल हल्का फुल्का था। तभी रागिनी ने अविनाश और पलक की खाली कुर्सियों की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा, भैया भाभी, आज नाश्ता नहीं करेंगे क्या? क्या मैं जाकर उन्हें बुला लाऊं? उसके इतना कहते ही पास में बैठी हुई दिव्या ने अपना माथा बाल्टी से पीट लिया था। वही उसकी बात पर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। वही दिव्या ने अपने मन ही मन सोचा, ये लड़की नहीं सुधर सकती। वैसे तो बड़ी प्यार की बातें करती है, लेकिन अभी देखो कैसे बेवकूफियों की तरह ऐसे सवाल पूछ रही है। ये लड़की भी ना कभी नहीं कुछ भी बोल देती है। सच में मैं क्या करूं इस लड़की का? वहीं उन्हें एक दूसरे को देखते देखकर राग ने कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछा है क्या? जिस पर कोई कुछ कहता कि तभी दिव्या ने जल्दी से खड़े होकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो हम दोनों, खाना हो गया है, हम चलते हैं, आप एंजॉय करिए, ओके? यह बोल उसने रागिनी को गुस्से से पकड़ते हुए उसे वहां से गुस्से से खींचते हुए ले जाने लगी थी। वहीं रागिनी यह देखकर उसे रोक रही थी, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, लेकिन दिव्या ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। वहीं सभी लोग हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। वहीं सभी लेडीज के चेहरे तो लाल हो गए थे। वह दोनों जैसे ही रूम में पहुंचे, दिव्या ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और फिर गुस्से से रागिनी की तरफ देखते बोले, आर यू सीरियस? सच में तेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, हाँ? सब लोग तुझे कैसे घूर कर देख रहे, समझ भी आ रहा है तुझे? ऐसा बेहुदा सवाल पूछने की क्या जरूरत थी तुझे, हाँ? रागिनी उसकी नाराजगी को देखकर हैरान होकर बोली, अरे लेकिन मैंने क्या गलत कह दिया यार? मैंने तो बस ये पूछा कि भैया भाभी क्यों नहीं आए। इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? जिस पर दिव्या ने गुस्से से आंखें तिरछी करते हुए कहा, आज उनकी शादी का पहला दिन है, जानती है ना क्या होता है पहला दिन? या बोलूं फर्स्ट नाइट? उसने लास्ट के शब्दों को जोर देकर कहा था। उसकी बातों को सुनकर अचानक से रागिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने हैरान के साथ हड़बड़ाते हुए कहा, अरे वो हाँ, सही कहा यार, ये तो मैं भूल ही गई थी। तभी सब अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। यह बोलते उसने अपना सिर पीट लिया। उसकी बेवकूफी को देख दिव्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और तिरस्कार भरी लहजे में कहा, नहीं महारानी, तुमने बहुत मस्त काम किया है। तुम्हें तो सब प्राउड भरी नजरों से देख रहे थे। सही में आज ये दूसरी बार हो गया है, सुधर जाओ नहीं तो पिट जाओगे। जिस पर राग ने अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई और उसने अपने शर्म से रोते हुए अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मैं सही में कितनी बेवकूफ हूँ।
ये सब मैं कैसे कर देती हूँ। जिस पर दिव्या ने मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोयल अपने रूम में गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखों में आग थी। कमरे की लाइट काफी ज्यादा डिम चल रही थी, लेकिन उसका गुस्से से भरा हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। भास्कर मैंसन की अंधेरी रात में वह किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। सच में चुड़ैल ही है। तूफान मचा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था, मगर उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। सृष्टि को हैंडसम और रिच लड़का ऐसे अपनी गोद में उठाकर लेकर गया था। यह उसे भीतर तक गुस्सा दिला रहा था। वह अपने कमरे में तेजी से इधर से उधर घूम रही थी। उसके बिखरे हुए बाल और चेहरे पर आई पसीने की बूंदें उसके गुस्से की गहराई बयां कर रही थी। कैसे हो सकता है ये? सृष्टि को इतना अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है? उसने हमारी फैमिली के सारे रिसोर्सेस बंद करवा दिए। इसकी तो उसे इतना अच्छा लड़का कैसे मिला? नहीं नहीं नहीं, उसे तो तड़पना चाहिए था, रोना चाहिए था, मेरी आँख ने बचाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए था। मुझे उसकी दर्द भरी चीखें सुननी थी, उसकी वो बेबसी देखनी थी, उसकी आंखों में लाचारी देखनी थी। लेकिन उस लड़के ने सब कुछ खराब कर दिया। वह लड़की, उसकी हालत आज सब बुरी होनी चाहिए थी। वो आज गिल्ट से और रेप से मर जानी चाहिए थी, लेकिन वो जिंदा कैसे है? आखिर कैसे? तो आगे स्टोरी सुनने के लिए